मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। राहुल गांधी, नेहरू और चीन को लेकर भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा खुलासा किया। इस दौरान वो लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते नजर आए। पूछा कि क्या उनके परिवार ने चीन का समर्थन करके भारत पर 1962 का युद्ध थोप पाता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने बकायदा एक्स पर पोस्ट किया। इस दौरान उन्होंने कुछ पन्ने साझा किए, जिन पन्नों में कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को साझा करते हुए निशिकांत दुबे ने पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर, आपको बता दें कि गुट निरपेक्ष देशों का नया नारा गढ़ने का आरोप लगाया। गुट निरपेक्ष देश उन नव स्वतंत्र देशों का समूह थे जो शीत युद्ध के दौर में ना तो अमेरिका में शामिल हुए और ना ही सोवियत गुट में। दुबे ने लिखा कि राहुल बाबा, बेलग्रेड सम्मेलन का 26 नवंबर घोषणा पढ़िए। तिब्बत चीन को पंचशील चीन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य बनाने के बाद इस सम्मेलन से संयुक्त राष्ट्र संघ को आदेश दिया गया कि चीन को ही एकमात्र सदस्य बनाया जाए। भाजपा सांसद ने कहा कि 1961 में बेलग्रेड में पहले सम्मेलन के सदस्य देशों के देखिए, भारत को रूस और अमेरिका से अलग थलग करने के बाद 1962 के चीन युद्ध में या उसके बाद कोई देश भारत के बचाव में आया। उन्होंने आगे चीन और जवाहरलाल नेहरू के परिवार के बीच संबंधों के बारे में जांच की मांग की। दुबे ने कांग्रेस नेता से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 1975 के फैसले को पढ़ने का आग्रह किया ताकि पता चल सके कि कैसे उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से जीतने के लिए 1971 के लोकसभा चुनावों को फिक्स कराया था। एक्स पर एक पोस्ट में दुबे ने कहा, राहुल बाबा, चुनाव कैसे फिक्स कराया जाता है? अपनी दादी इंदिरा गांधी के कारनामे तो पढ़िए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। दुबे ने लिखा, 1971 के चुनाव में सेना और उसके हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव में शराब और कपड़े खुलेआम बांटे गए। हिंदू धर्म के नाम पर वोट मांगो, वोटरों को गाड़ियों में भरकर लाया जाता, पैसे का अंधाधुंध वितरण होता है, सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं, आप चुनाव का ड्रामा करते हैं, आपका परिवार देश को बर्बाद करता है और आपको अब चुनाव लूटने की आजादी नहीं मिलेगी। 1947 से 48 के बीच में 1947-48 में जब आजाद हिंदुस्तान का संविधान बनाया जा रहा था, तभी चीन में 1949 की क्रांति हो गई और हुकूमत को मोत्से-तुंग की पीपल्स रेवोल्यूशन ने उखाड़ फेंका। अब ऐसे में जो आपको बता दें कि जो जवाहरलाल नेहरू को लेकर ये लिखा जा रहा है, जो कि निशिकांत दुबे लिख रहे हैं, ऐसे में अब आप ये भी जान लीजिए कि नेहरू की वो 3 गलतियां क्या थी जिन्होंने चीन को जो है हार दिलाई थी। क्या कुछ कनेक्शन था, ये जानिए। नेहरू हमेशा से चीन से बेहतर ताल्लुक चाहते थे और चियांग काई शेक से उनकी अच्छी पटरी बैठती थी। लेकिन इस मोत्से-तुंग का क्या करें? कौन है ये मोत्से-तुंग और कैसा है इसका मिजाज, ये जानना नेहरू के लिए जरूरी था। लिहाजा उन्होंने अपने राजदूत को माओ से मिलाने भेजा। ये राजदूत वास्तव में एक इतिहासकार थे, प्रख्यात इतिहासविद KM पाणिक्कर। वे इस भावना के साथ माओ से मिलने पहुंचे कि प्रधानमंत्री चीन के साथ अच्छे रिश्ते बरकरार रखने के लिए बेताब है। लिहाजा उन्होंने माओ से मिलने के बाद जो रिपोर्ट नेहरू को सौंपी वो कुछ इस तरीके से थी। यानी उसमें खुलासा हुआ, मिस्टर चेयरमैन का चेहरा बहुत कृपालु है और उनकी आंखों से तो जैसे उदारता टपकती है, उनके हाव भाव कोमलतापूर्ण है और उनकी नजरिया फिलोसोफर वाली है और उनकी छोटी छोटी आंखें स्वप्नपील सी जान पड़ती है। अब चीन का यह लीडर जाने कितने संघर्षों में तब कर यहाँ तक पहुंचा, फिर भी उनके भीतर किसी तरह का रुखापन नहीं है। यानी ये जो तारीफें हैं ये नेहरू द्वारा भेजे गए, आप कह सकते इतिहासकार द्वारा चीन के लिए और उनके लीडर के लिए लिखे गए हैं। उसके बाद वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय, मुझे तो उनके देखकर आपकी याद आ गई। वो भी आप ही की तरह जो है गहरे अर्थों में मानवतावादी हैं। मनुष्यता के इतिहास में सबसे दुर्दांत तानाशाहों में से मोत्से-तुंग के बारे में ये निहायत ही हास्यास्पद और झूठी रिपोर्ट पाणिक्कर महोदय द्वारा नेहरू को सौंपी जा रही थी। अब आप सोचिए कि जिसे उन्होंने चीन के पास भेजा, चीन के साथ इन्हें रिश्ते अच्छे करने थे, तो ये एक क्रूर शासक के बारे में इतनी बढ़िया तरीके से, इतनी आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट शब्दों का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर वो इतिहासकार जो है ये झूठी रिपोर्ट नेहरू को सौंप रहे हैं। ये अक्टूबर 1950 की बात है। दिसंबर आते आते सरदार पटेल जो है चल बसे और अब नेहरू को मनमानी करने से रोकने वाला कोई नहीं था।
भारत और चीन की मीलों लंबी सीमाएं अभी तक अनियंत्रित थी और किसी भी समय टकराव का कारण बन सकती थी, खास तौर पर चीन के मिजाज को देखते हुए। 1952 की गर्मियों में भारत सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल बीजिंग पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित। अब विजयलक्ष्मी पंडित ने नेहरू को चिट्ठी लिखकर माओ के गुण गाए। उन्होंने कहा कि मिस्टर चेयरमैन का हास्य बहुत कमाल है, उनकी लोकप्रियता देखकर तो मुझे महात्मा गांधी की याद आ गई। उन्होंने चाउ एन लाई की भी तारीफों के पुल बांध दिए। यानी ये गांधी परिवार का इतिहास अगर आप देखेंगे तो ये इतिहास रहा है कि वो चीन का गुणगान जो है समय समय पर करते रहते हैं। 1954 में भारत के अधिकृत रूप से मान लिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और चीन के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। 1954 में भारत ने अधिकृत रूप से ये मान लिया कि तिब्बत चीन का ही हिस्सा है और इसी वजह से उन्होंने साइन भी कर दिया। लेकिन नेहरू के आत्मघाती तर्कश में के.एम. पाणिक्कर और विजयलक्ष्मी पंडित ही नहीं थे, नेहरू के तर्कश में भी कृष्णा मेनन भी थे, भारत के रक्षा मंत्री, जिनका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में खूब मजाक उड़ाया जाता था और जो एक बार टाइम मैगजीन के कवर पर सपेरे के रूप में भी चित्रित किए जा चुके हैं। भारत में भी उन्हें कोई पसंद खास करता नहीं था, लेकिन जैसा कि स्वीडन के तत्कालीन राजदूत अल्वा मिडल ने चुटकी लेते हुए कहा था कि वीके कृष्णा मेनन केवल इसीलिए प्रधानमंत्री नेहरू के चहेते थे क्योंकि वे जो है एक वे ही थे जिन्होंने जो है प्रधानमंत्री कार्ल मार्क्स और चार्ल्स डिक्सन के बारे में बतिया सकते थे। अब रामचंद्र गुहा के आधुनिक भारत का जो इतिहास लिखा है उसमें उन्होंने तफसील से बताया है कि जब साउथ ब्लॉक में एक सर गिरिजा शंकर वाजपेयी हुआ करते थे जो प्रधानमंत्री को लगातार आगाह करते रहे कि चीन से चौकस रहने की जरूरत है, लेकिन प्रधानमंत्री को लगता था कि सब ठीक है। वो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे बुलंद करने के दिन थे। 1956 में चीन ने अक्साई चीन के सड़कें बनवाना शुरू कर दिया और नेहरू के कान पर इस मामले को लेकर जू तक नहीं रेंगी। भारत चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा थी उसे अंग्रेज इसीलिए खींच गए ताकि असम के बगानों को चीन ना हड़प ले, लेकिन अक्साई चीन को लेकर वैसी कोई सतर्कता भारत ने उस वक्त नहीं दिखाई। 1958 में चीन ने अपना जो नक्शा जारी किया उसमें अक्साई चीन में जहां जहां उसने सड़कें बनवाई थी उस हिस्से को अपना बता दिया। 1959 में भारत ने दलाई लामा को अपने यहाँ शरण दी तो मौत्सेतुंग गुस्से से तमतमा उठा और उसने भारत की हरकतों पर कड़ी निगरानी रखने की हुक्म दे दिया। 1960 में चीनी प्रीमियर चाउ एन लाई हिंदुस्तान आए और नेहरू से ऐसे गर्मजोशी से मिले जैसे कोई बात ही नहीं हुई हो। आज इंटरनेट पर चाउ की यात्रा के फुटेज उपलब्ध है जिनमें हम इस यात्रा के विरोध में भी प्रदर्शन करने वालों के हाथों में तख्तियां देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि चीन से खबरदार। ऐसा लग रहा था कि जो बात आवाम को मालूम थी उससे मुल्क के वजीर आजम पूरी तरीके से बेखबर थे। 1961 में भारत की फौज ने कुछ इस अंदाज में फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई मानो रक्षा मंत्री मेनन को हालात की संजीदगी का रत्ती भर अंदाजा नहीं था। लगभग खुशफहमी में आलम में मैकमोहन रेखा पार कर चीन क्षेत्र में भारत के 43 चौकियां तैनात जो है की थी। चीन तो जैसे मौके की ही तलाश में था, उसे इस उकसावे की नीति माना गया और हिंदुस्तान पर जोरदार हमला बोला। नेहरू वो जो है हक्के बक्के रह गए, हिंदी चीनी भाई भाई के शगुफे की हवा निकल गई, पंचशील पंक्चर हो गया। भारत को शर्मनाक हार जो है उस वक्त देखनी पड़ी थी। चीन के अक्साई चीन में अपना झंडा जो है लगा लिया। कहते हैं कि 1962 के इसी सदमे से नेहरू आखिर तक उबर नहीं पाए जिसका जिक्र अब निशिकांत दुबे करते नजर आ। अब ऐसे में आपको बता दें कि पाणिक्कर, विजयलक्ष्मी पंडित और वी कृष्ण मेनन नेहरू की चीन नीति के ये 3 पिटे हुए मोहरे थे जिन्होंने जो है नेहरू को चीन के बारे में भ्रामक सूचनाएं दी क्योंकि नेहरू हकीकत सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे और जो लोग उन्हें हकीकत बताना चाहते थे उनकी वो अनसुनी करते थे। नेहरू की पॉलिटिकल, कल्चरल और डिप्लोमेटिक लेगेसी में जितने भी छेद हैं वो ये उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर है। ऐसे ही कई सारे मामले, कश्मीर, पाकिस्तान, सुरक्षा परिषद, कॉमन सिविल कोड, आपको बता दें कि महालनोबिस मॉडल, फेबियन समाजवाद, रूस से दोस्ती, अमेरिका से दूरी आदि अनेक मामलों से संबंधित नेहरू नीतियों में आपको कमियां जो है मिलेगी। यानी स्पष्ट है कि नेहरू को हिंदुस्तान की पहली हुकूमत में HRD मिनिस्टर होना चाहिए था। उनका इतिहास बोध आला दर्जे का था, लेकिन वर्तमान पे अगर नजर उतनी ही जो है कमजोर थी। हुकूमत चलाना उनके बूथ का रोग था ही
नहीं। और हिंदुस्तान की पहली हुकूमत में जो जनाब HRD मिनिस्टर थे, उन्हें होना चाहिए था अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री, ताकि स्कूली किताबों में अकबर क्यों महान था और हिंदू धर्म की 5 बुराइयां बताई ऐसी चीजें नहीं पढ़ाई जाती। और देश का प्रधानमंत्री जो है आप राजगोपालाचार्य या वल्लभ भाई पटेल में से किसी एक को चुन सकते थे। तो ये किताबों की कुछ पंक्तियां हैं जिसमें यह बताया गया कि नेहरू के वक्त में कितनी गलतियां की गई और चीन के इन्वॉल्वमेंट को किस तरीके से नजरअंदाज किया गया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।